Okay. So dear student, we are studying a chapter. Name of chapter is what? Electrostatics. Please don't talk. कल के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कूलम के डेफिनेशन तक पढ़ा था शायद, और अभी हमें देखना है कूलम के लॉ को वेक्टर के फॉर्म में. ओके, किस फॉर्म में देखना है बच्चों? वेक्टर फॉर्म में. चलेगा? चल, इसके पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं तुम्हें कूलम का लॉ स्केलर फॉर्म में पूछना चाहता हूं. हमने देखा था वी हैव टू चार्जेस से, वन चार्जेस Q1, अनदर चार्जेस से Q2. दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस से R. कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है बच्चों उनको? R इतने डिस्टेंस से सेपरेट किया है. नाउ हियर अकॉर्डिंग टू कूलम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू मे से रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them, right? This force is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. Combine करते थे तो हमें क्या मिला था combine करके? It is proportional to Q1 Q2 divided by R square. For the directly proportional का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे एक constant number आएगा into क्या होगा बच्चों? Q1 Q2 divided by R का square. और ये जो constant number है, इस constant number को हम लोगों ने क्या लिख के रखा है? ओके, इफ एयर देन वी राइट इट लाइक दिस. हवा के लिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखा जाता है. ये जो कांस्टेंट यहाँ पे लिख के रखा है, दिस कांस्टेंट वेरी मटेरियल टू मटेरियल और यू में से मीडिया, जहाँ पे तुम्हारा चार्ज रखा है उसके हिसाब से बदलता है. फॉर अदर मीडिया एप्सिलॉन 0 की जगह पे ये फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू व्हाट? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर व्हाट इज के? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके अलावा हमें फोर्सेस का एक नेचर भी पता है. कौन सा नेचर बच्चों फोर्सेस का? कि मान लो एक चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है और दूसरा भी चार्ज मान लो पॉजिटिव है, मतलब दिस टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस. कौन से चार्जेस? ये लाइक चार्जेस. अब लाइक यानी कि सेम सेम. तो नेचर में, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर, नेचर में लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? एट रेस्ट दे रिपेल ईच अदर. वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. ओके, इफ बोथ आर नेगेटिव चार्जेस, लाइक बोथ आर नेगेटिव चार्जेस, बराबर है कि नहीं? चलो मैं चार्जेस का नाम रखना चाहूँ तो मैं नाम भी रख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, वैसे यहाँ पे तो नाम हमने Q1 Q2 रखा हुआ है, लेकिन चलो फिर भी मैं इनके नाम कुछ तो रख ही देता हूँ. सपोज इसका नाम है कुछ भी एक आधा नाम बताओ ना. चार्ज के ऐसे नाम रखते हैं. चलो इसका नाम है आमिर खान, इसका नाम है शाहरुख खान, बराबर है कि नहीं? दे रिपेल ईच अदर, बराबर है कि नहीं? अब टू अगेन यू मे टेक एग्जांपल ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस आल्सो. चलो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज दीपिका पादुकोण, दिस इज कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा. ओके, नो प्रॉब्लम. अगेन दे रिपेल ईच अदर, बराबर है कि नहीं? या तुमको अलग नाम रखने, जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे रिपेल ईच अदर, बराबर है कि नहीं? अनुष्का शर्मा और क्या नाम बताया तुमने? आलिया भट्ट. ओके, दे रिपेल ईच अदर. चलेगा बच्चों? लाइक चार्जेस ना. अबे हाँ या ना? बट व्हाट अबाउट दे इफ दे आर अनलाइक? फॉर एग्जांपल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, बराबर है? सो दिस इज द रूल ऑफ नेचर. लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस बोलो अट्रैक्ट. लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. अब हमको ये जो फॉर्मूला है इसका ये नेचर समझते हुए इन फॉर्मूलों को लिखना है वेक्टर फॉर्म में. कौन से फॉर्म में लिखना है बच्चों? वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर फॉर्म में जब आपको लिखना है तो नेचुरली आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करने हैं. तो लेट मी कंसीडर टू लाइक चार्जेस, से Q1 एंड Q2 आर टू लाइक चार्जेस. इधर बोथ आर पॉजिटिव, दैट मीन्स वन इज विराट, अनदर इज रोहित, और बोथ आर नेगेटिव, वन इज अनुष्का, अनदर वन इज आलिया. ओके, चलना. तो दोनों की दोनों क्या है? लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस. अब दिस इज द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस. ये वो लाइन है जो इन चार्जेस को क्या कर रही है बच्चों? ज्वाइन कर रही है. चलेगा बच्चों? एक चार्ज, दूसरा चार्ज. अब थोड़ा सिंबल समझने की कोशिश करते हैं. अपने बुक में यूज किए हुए जो सिंबल है मैं उनसे थोड़े अलग यूज कर रहा हूं. ऐसा कोई रूल तो नहीं है वैसे बेसिकली, लेकिन काफी सारे बुक में जैसे मैं यूज करने वाला हूं वैसे सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या Q1 ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे Q2 फोर्स लगाएगा?
क्या Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगाएगा? हाँ। कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 विथ डायरेक्शन मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, F12 बार। यहाँ पे मैंने दो सिंबल लिखे हैं, देखो ये जो तुम्हारा फोर्स है इसके साथ यहाँ पे दो नंबर लिखे गए, एक I सपोज, बहुत ही बड़ा हो गया ये, थोड़ा छोटा ही लिखता हूँ, चलो ये F है, मान लो यहाँ पे एक लिखा मैंने I, यहाँ पे लिखा मैंने J। ये पहला नंबर क्या बताता है बच्चों? किस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, और दूसरा क्या बताता है? बाय किस से लग रहा है। तो F12 बार का मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। नाम बताओ इसका, एक बार वापस बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? यस, वेरी गुड, नाम बताओ इसका। फोर्स ऑन 1 बाय 2, अंडरस्टूड। अब मुझे डायरेक्शन बताओ, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन जैसे मैंने निकाला डायग्राम में एग्जैक्टली वैसे ही होगा। हाँ, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, तो Q2 क्या कहेगा? आजा, वो बोलेगा उधर ही जा, बराबर है कि नहीं? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ये जो फोर्स अभी तुमने ऊपर से ड्रॉ किया है, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा ये। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? अब ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है? 2। किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर। फोर्स कौन लगा रहा है? 2। किसके ऊपर लगा रहा है? 1। तो ये जो पोजीशन होगी वो ऐसी होगी 2 से लेके 1 तक। तो ये मैंने निकाला उसका पोजीशन वेक्टर। क्या निकाला बच्चों? ये मैंने उसका पोजीशन वेक्टर। फोर्स किसने लगाया? 2 ने। किसके ऊपर लगाया बच्चों? 1 के ऊपर। तो ये मैं लिखता हूँ इस बार से 2 से लेके 1 तक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, तो मैंने कैप लिया। ये दोनों समझ में आ गए क्या तुमको? किसी को डाउट है इसमें? सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फोर्स, ठीक है। क्या मुझे बताओ, जो दूसरा चार्ज है आपका 1, वो भी 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा? आप कहोगे सर जी हाँ। 1 ने 2 के ऊपर जो फोर्स लगाया उस फोर्स का नाम मैं रखता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1, और ये डायरेक्शन के साथ। कौन मुझे ये जो दूसरा वाला फोर्स है इसका भी डायरेक्शन बताएगा? वो विल टेल मी डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एज वेल। कहां से लेके कहां तक होगा? ये 1 जो 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा अगेन। तो वो भी क्या बोलेगा? ये उसको क्या बोल रहा है? तू उधर जा। तो ये क्या बोलेगा? तू भी उधर ही जा, कई को आ रहा है मेरे पास। फोर्स लगाया किसने? 1 ने। किसके ऊपर लगाया? 2 के ओर। तो जो फोर्स लगाने की जो पोजीशन है वो क्या होगी? 1 से लेके 2 की ओर। तो वो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 1 से लेके 2 की ओर। नाम क्या होगा इसका? 1 से लेके 2 की ओर, 1 2 कैप। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? किसी को डाउट है? ये जो है मैं सेम कलर से निकालता हूँ 2 से लेके 1 की ओर, ठीक है बच्चों। तो ऊपर के दो जो है वो पहले वाले पार्टिकल के ऊपर दूसरे वाले ने जो फोर्स लगाया उसके टर्म है। नीचे के दो जो लिखे मैंने वो दूसरे वाले पार्टिकल के ऊपर पहले ने जो फोर्स लगाया उसके हैं। अब पहले तो मैं स्केलर फॉर्म लिखता हूँ फॉर्मूले का, और फिर अपन उसको बड़ी ईमानदारी में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे स्केलर फॉर्म बता दो यहाँ पे। व्हाट इज द फॉर्मूला इन स्केलर फॉर्म? बोलो। फोर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इफ अदर मीडिया अदरवाइज 1। के की जगह पे क्या आएगा तुम्हारा आंसर? के का के 1 हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। चलेगा? अब मुझे एकदम इज्जत से ये फॉर्मूला बताओगे। इधर किसके ऊपर बार होगा वो पहले बताओ। फोर्स के ऊपर बार होगा क्या? हाँ, उसको डायरेक्शन है। ये पूरा कांस्टेंट नंबर इसके ऊपर बार होगा क्या? ना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसके ऊपर बार होगा क्या? नहीं। वेक्टर में डिनोमिनेटर में बार करते हैं क्या? भले आर को डायरेक्शन है, करते हैं क्या बच्चों? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टेक्निकली बस इधर आने वाला है। तो बोलो पहले के लिए बताओ। फोर्स एक्टिंग बाय चार्ज ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 इज इक्वल्स टू, बोलो वेक्टर फॉर्म में, 1/, वेरी नाइस, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू बोला Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू यस परफेक्ट। क्या आएगा? इंटू, एक मिनट, यस, इंटू होगा ये F12, यहाँ पे आएगा R21 कैप। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है? अपने बुक वालों ने ये जो सिंबल है क्वांटिटी वही लिखा है, लेकिन सिंबल उन्होंने R12 लिखा है, जो कि हाँ
हाँ, तो जिसने भी लिखा है मेरे हिसाब से वो गलत है, ये सिंबल नहीं देना चाहिए। मैंने जितने भी बुक्स इसके अलावा देखे हैं, पढ़े हैं, उनमें सिंबल ऐसे ही दिए जैसे मैंने अभी लिखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट है? पक्का नहीं है? अब ये जो दो तुम लोग देख रहे हो, ये वाली वे क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इनका डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? जरा चेक करना। तो R1 2 किधर? 2 से लेके 1 की ओर, ऐसा था ना इसका डायरेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2, R21 एंड F12, डायरेक्शन इज सेम। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है बच्चों? पॉजिटिव फोर्स है। चलेगा? चलो अभी दूसरे वाले फोर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। F21, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू, बाकी जो चीज़ें स्केलर है वो तो एज इट इज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू बोलो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। कौन बताएगा मुझे इस केस में वेक्टर कौन सा होगा? किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? 2 के ऊपर। किसने लगाया? 1 की ओर। तो 1 से लेके 2 की ओर का पोजीशन वेक्टर आएगा। 1 लगा रहा है ना 2 के ऊपर फोर्स, तो 1 से लेके 2 तक। डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? तो डायरेक्शन क्या आएगा? इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज योर फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म फॉर विच चार्जेस? फॉर लाइक चार्जेस। कौन मुझे बताएगा? सॉरी, फॉर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का फोर्स क्या है बच्चों? बाय द वे पॉजिटिव है। अनलाइक चार्जेस का फोर्स जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब सेम लॉजिक से तुम्हें मुझे फोर्स ऑन अपोजिट चार्जेस बताना है। चलेगा बच्चों? लेट्स ट्राई दिस। अब मान लो मैंने अपोजिट चार्जेस ले लिया। कौन से चार्जेस लिए? अपोजिट। एक मान लो मैंने लिया विराट कोहली, एक मैंने ले लिया अनुष्का शर्मा। ठीक है? ऐसे समझने के लिए चार्जेस के नाम रखता हूं मैं, बाकी उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है। कभी कभी चीजें जल्दी समझती है ना। तो ये वो चार्जेस है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस। ओ मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी सुना करो मेरी बातें। हाँ चलो बताओ। फोर्स 1 के ऊपर 2 भी एक्ट कर रहा है या पूरी मारू करे कहीं? हाँ बोला, 1 के ऊपर 2 भी एक्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाय 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। हु विल टेल मी डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? 2 वर्ड्स। क्यों बच्चा? ये कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन वाला। और अट्रैक्शन वाला इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये। तो ये फोर्स जो चार्ज 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, ये ऐसा वाला फोर्स है क्या? ना, ये ऐसा वाला फोर्स है। ऐसा वाला फोर्स कौन सा होता है? रिपल्शन का। ऐसा वाला क्या होता है? अट्रैक्शन का। नाइस। कौन लगा रहा है फोर्स? 2। किसके ऊपर? तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2 से लेके 1 तक। 2 फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर। ये समझे आप लोगों को? क्या इसी तरह से आप मुझे दूसरा वाला फोर्स भी बता देंगे बच्चों? इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा ना। कौन सा फोर्स होगा बोलो? 2 के ऊपर फोर्स लगाया 1 ने, कौन सा फोर्स होगा? 2 भी 1 को क्या बोलेगा? तू भी आ जा। बराबर कि नहीं? तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से। फोर्स लगाया किसने? 1 ने। किसके ऊपर? 2 के ओर। तो इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो कैसे होगा? R12 कैप। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब स्केलर फॉर्म में तो फॉर्मूला जानते ही हो, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इफ अनदर मीडिया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। वेक्टर में क्या करोगे? इसके ऊपर बार करोगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख लोगे। बरोबर? पक्का? चलो बताओ, ऊपर की जोड़ी का फॉर्मूला बताओ। किसका फॉर्मूला? वेरी गुड। F12 बार इज इक्वल्स टू, बोलो 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 क्या है? यस, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू कौन है? R21 कैप। अब जरा इन दोनों के डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इनकी। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन कैसे? एक दूसरे के उल्टे। और अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों? माइनस साइन। समझा? पक्का? कौन मुझे बताएगा दूसरे जोड़ी का भी फॉर्मूला? चलो बताओ। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू, कौन बताएगा? वैल्यू बताओ। 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू बोलो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। चलेगा? नाइस। और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? R का वैल्यू किसने लगाया? फोर्स 1 ने। किसके ऊपर? 2 पे ऊपर। तो पोजीशन 1 से लेके 2 तक। ठीक है? चलेगा बच्चों? और फोर्स डायरेक्शन देखो उनके भी, R1 to 2 1 अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस।
तो इससे आप लोग क्या सीखे? ऊपर के फोर्सेस कैसे थे बच्चों? पॉजिटिव, नीचे के क्या थे? नेगेटिव। तो इससे तुम लोग जिंदगी का क्या सीखे? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स इज पॉजिटिव। अनलाइक चार्जेस, सॉरी लाइक चार्जेस, हाँ होता कधी कधी, लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्शन का फोर्स क्या है बच्चों? नेगेटिव। यानी कि सादी भाषा में अट्रैक्शन का फोर्स नेगेटिव है, यानी कि जिसने भी अट्रैक्शन का फोर्स लगाया उसके लाइफ में नेगेटिविटी आने वाली है। बराबर है कि नहीं? आप बोलोगे मतलब सर जिंदगी में फिर कभी अट्रैक्शन का फोर्स लगाने का ही नहीं। बेटा उसका एज होता है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा 25, 26, 27, उन्होंने शादी कौन से एज में की, जाके चेक करो। हम ये भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि सर ये कार्यक्रम तो 16-17 में ही चालू होना चाहिए, जब हमने जस्ट कॉलेज में एंट्री किया है। गधो, उस वक्त ये फोर्स नेगेटिव है। नुस्ता नेगेटिव नहीं, ये तुम्हारे करियर का सत्यानाश करने वाला फोर्स है। लेकिन अगर सही समय पे ये फोर्स लगेगा तो वो अच्छा फोर्स होगा। वो उस वक्त नेगेटिविटी लाइफ में आने से रोकता है। बराबर है? समझा? तो इससे जिंदगी की सीख क्या मिली? गलत एज में अट्रैक्शन का फोर्स नेगेटिव है, समझा? सही एज में वो तुम्हारे लाइफ से नेगेटिविटी हटाने में मदद करता है, समझा? वेरी गुड। अब तुम बच्चे हो तो इस केस में तुम्हारा फोर्स कौन सा होना चाहिए? रिपल्सिव। कोई आए तो क्या बोलने का? भैया थोड़ा करियर बनाने दो ना, जिंदगी में थोड़ा स्टेबल तो होने दो। बराबर कि नहीं? सारी जिंदगी पड़ी है, किधर बुढ़ा हो रहा हो। ओके। वैसे कभी कभी ना मैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते डोज भी दे देता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ तक समझा बच्चों? हाँ हाँ, जीवन विद्या भी फिजिक्स विद्या के साथ होनी चाहिए। डन? ओके। So without using any offensive language, I made my point. Let's focus on the question. Why I think this question is already done. This question is done. No need to take it. Coulomb's law in vector form. अभी इसको ही पढ़ा है मैंने. Now this question. Question number 3. 10.3. चलेगा बच्चों? Calculate and compare the electrostatics and gravitational force between two proton which are 10 raised to minus 15 meter apart, where g is this and mass of the proton is this. दो प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स और इन दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका कंपैरिजन करने को बोला है। तो काफ़ी हेवी कैलकुलेशन करके इन्होंने आंसर लाया है, कोई बात नहीं है। ओके देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, पहला वाला जो प्रोटॉन है, ओके यहाँ पे ना मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से सॉल्व करूँ क्या? क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लेंदी लग रहा है। हाँ मतलब डिस्टेंस तो कम से कम कैंसिल आउट हो ही सकता है। चलेगा बच्चों? चलो लेट्स सी। सुन रहे हो? सो सपोज दिस इज योर वन प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन इज mp. This is your another proton, mass of that proton is also mp. They are separated by some distance, say r. Now what is the gravitational force? Which force? Gravitational force between two proton, say gfp, gravitational force between proton. According to the formula, it is universal gravitational constant g, mass of first proton, mass of other proton divided by square of distance between them. If you even further simplify, g mp square divided by r square, let me call this as a equation number 1. Is it okay? Now electrostatic force, or you may say Coulomb force between two proton is equals to, क्या है बच्चों Coulomb force का फॉर्मूला? कौन बताएगा मुझे Coulomb force का फॉर्मूला क्या है? यस वेरी गुड, 1 divided by 4 pi epsilon 0 charge of first proton, that is क्या बेटा? कुछ दिया नहीं होता है तो जनरली प्रोटॉन के बीच में वैक्यूम ही होता है। प्रोटॉन अपने आप में इतनी छोटे साइज का, उसके बीच में दूसरा क्या होगा एक्सेप्ट वैक्यूम, तो एयर, ये वैक्यूम K1 लिख लेने का। चार्ज ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन विच वी राइट सिंबलिकली E और E प्लस, चार्ज ऑफ अदर प्रोटॉन इज ऑल्सो E डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर द Coulomb force between two proton is equals to 1 divided by
4 pi epsilon 0 into e square divided by r square and let me call this as equation number 2. हमको इन दोनों का कंपैरिजन करने को बोला है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेयरिंग? कंपेयरिंग मीन्स फाइंडिंग देयर रेशियो. तो आप किसी को भी किसी से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको ये समझेगा कि इन दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा है. आपको पता है, हमने पढ़ के रखा है एक चैप्टर में कि यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1. What I will have? Coulomb's force between two proton divided by gravitational force between two proton is equals to, Coulomb's force है 1 divided by 4 pi epsilon 0 into e square divided by r square into, ये जो फोर्स है इससे तुम्हें डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है मतलब इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है, r square divided by g into मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर. चलेगा? r square get cancel. That's what we can cancel only, right? What you left with? 1 upon 4 pi epsilon 0 into ये g तुम्हारा बचा है 1 upon g into ऊपर e है, नीचे m है मास ऑफ प्रोटॉन और इसका स्क्वायर है. ठीक है, चलेगा? अब चार्ज टू मास रेशो ये एक परफेक्ट वैल्यू है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ये बदलता नहीं है, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है. अगर पता है तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं पता है तो एनीवे ये सारा कांस्टेंट नंबर है, तुम इसकी वैल्यू पुट ही कर सकते हो. चलो करो पुट वैल्यू और कैलकुलेशन करके आंसर बताओ. व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस एंटायर वैल्यू, ये पूरा वैल्यू कितना है बच्चों? 9 इंटू 10⁻⁹. व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? ये तो डिवीजन में आएगा डिनोमीटर में. 6.67 इंटू 10⁻⁻11. बच्चों ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन. देखे रखा होगा प्रॉब्लम में, बताओ तो कितना है? वेरी नाइस, 1.67 इंटू 27 किलोग्राम. ठीक है, एंड फॉर द फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू. नाउ डूइंग दिस कैलकुलेशन इज एक्चुअली नॉट अ बिग टास्क, बट यू नीड अ लॉग टेबल फॉर दैट. क्या आप लोगों के पास लॉग टेबल है? लॉग टेबल यूज करना सिखाया ना मैंने? लॉग टेबल नहीं सिखाया मैंने तुमको? हाँ ठीक है, कब है अपना चैप्टर खत्म होने वाला? हाँ, ये चैप्टर जब खत्म होगा पहले लॉग टेबल पढ़ा होगा. हाउ इट इज पॉसिबल? फिर मैंने सिखाया किसको लॉग टेबल? क्योंकि मैंने पूरा सिखाया, मेरे को याद है. किसी और को पढ़ाया होगा, भूल गया मैं तुम लोगों को पढ़ाना. पहले तो पावर देखो बच्चों, ये 9 है इंटू 1.6 दिख रहा है, उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 6.67 है, इंटू ये जो है 1.67 उसका भी स्क्वायर है. इसके अलावा 10 की सारी पावर एक जगह पे इकट्ठा कर लो. यहाँ पे कितना है? 10⁻⁹. यहाँ पे 10⁻⁻19 का स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब होता है खाली मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे उसका स्क्वायर नहीं करते. अप्रोक्सीमेशन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नो अप्रोक्सीमेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन. 10⁻⁻19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -38. ये -11 ऊपर जाएगा, क्या होगा बच्चों? +11. ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा ना, -27 इंटू 2 कितना होगा? -54. न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा? +54. अंडरस्टूड? पक्का? चलो करो कैलकुलेशन करो अच्छे बच्चों की तरह. नाउ दिस कैलकुलेशन इज समथिंग जो कि आप लोग ऑफ कोर्स बच्चों डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू नीड लॉग टेबल फॉर दिस. हालांकि ये तो बड़े आराम से बता सकते हो. 10 की पावर कितना आया रे? 54 + 9 -38 + 11 टोटल कितना है? 54 में से 38 हटाओ, बेरीज करो ना, ये सारा सिंप्लीफिकेशन. ये कहां से आए नंबर समझे ना सारे? डिनोमिनेटर वाले ऊपर लेके मैंने प्लस कर लिए. हाँ, मैंने साइन चेंज कर लिया है. 36 कितनी आ रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 37 टाइम वीकर होता है, 10⁻36 टाइम वीकर होता है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम ग्रेटर होता है. 10⁻36 का मतलब समझता है? एक के सामने 36 39 कुछ तो होगा, 36 ही होना चाहिए जनरली. आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा. कितना है ये नंबर पावर? 36. वेरी श्योर? पक्का?
अब ये जो नंबर है, फिलहाल तुमको लॉग टेबल आता नहीं है तो तुम इसको डायरेक्ट बताओ मुझे यूजिंग कैलकुलेटर और लॉग टेबल और वॉट एवर यू कैन डू। बाय द वे, हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से सॉल्व किया है। बुक में इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके एक एक फोर्स निकाला है, कैन यू सी दिस, फिर उसके बाद डिवीजन की है। दिस इज समथिंग एक्चुअली डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे देखो यहाँ पे आर का वैल्यू का टेंशन नहीं रहा अपने को। एनीवे आर का वैल्यू वैसे सिंपल था तो डिवीजन ऐसा भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी दिस इज़ द आइडियल वे जो मैंने अभी किया। ये थोड़ा क्या बोलते हैं नहीं कि थोड़ा मुझे थोड़ा रिच लेवल मैथमेटिक्स, यू शुड सॉल्व लाइक दिस ओनली। ओके, आई एम टॉकिंग विथ यू पीपल। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आंसर बताओ, ये नंबर कितना आता है। चलो तुम नहीं बताओगे, मैं यहीं पे देख लेता हूँ। 1.23 आता है, 1.23। वो उतना ही आने वाला है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन से। डन। सो व्हाट दिस शोज, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें 10⁻36 टाइम का फर्क है। समझा? तुम्हारा जो रेशो है, किसका रेशो निकाला हम लोगों ने? कूलम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन डिवाइडेड बाय कूलम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू, और पावर में लिखूँ मैं खाली, बरोबर है, ऑर्डर में लिखूँ, ऑर्डर में तो 10⁻36 टाइम आता है। इसका सीधा मतलब क्या, इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम बिगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁻36 का मतलब भी समझते हो? 10⁻1 का मतलब होता है 10, 10⁻2 का मतलब होता है 100, 10⁻3 का मतलब होता है 1000, 10⁻4 का मतलब होता है 10,000, ऐसे 36 जीरो। सोचो, इतना मल्टीपल, इतना गुना। एखादी गोष्ट 10 पट म्हटली तरी तुमचे डोके फिरू शकते, तर 10 पट जास्त। समजा मी तुम्हाला म्हटलं की आजच्या आज मी तुमची फीट 10 पट वाढवतोय, तुम्ही काय कराल? काय तुम्हाला लाज बरोबर आहे की नाही? तुम्ही विचार करा, जर मी तुम्हाला असं म्हटलं तुमची फीस मी 36 टाइम करतोय, 10⁻36, सॉरी। तो होप ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर है। चलेगा बच्चों? कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओ मेरे प्यारे बच्चों, अरे चुप बैठो। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। इनमें कुछ चीजें सिमिलर हैं, ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और कुछ चीजें अलग अलग है। पहले याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन मासेस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन अनदर वर्ड, ये हमेशा नेगेटिव फोर्स है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। अट्रैक्शन कब? अनलाइक चार्जेस। रिपल्शन कब? लाइक चार्जेस। यानी कि ये नेगेटिव भी हैं, ये पॉजिटिव भी है। समझा? ये इनकी कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों एक लॉ को ओबे करते। कौन सा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। मासेस में भी होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस में भी होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कुछ चीजें इनमें सिमिलर है कुछ चीजें इनमें डिफरेंट है। चलेगा बच्चों? इट्स गिवन हियर, लेट मी गो थ्रू दैट। बोथ फोर्सेस ऑब ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको जी इन जनरल इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक्ट होने वाला। मान लो ये कोई स्पीयर होता बड़ा और ये भी कोई स्पीयर होता, तो ये फोर्स स्पीयर के सेंटर टू सेंटर लगता। ओके, बोथ फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसे लाइन के अलग फोर्स होता है। मतलब अगर ये ज्वाइन कर रही है तो फोर्स ऐसा 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 नहीं लगता, इट इज अलोंग दी लाइन। डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, okay, while electrostatic force between two charges can be either attractive or repulsive depend on the nature of charges. ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्शनल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनल रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज 36 टाइम, अबाउट 36 ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कहा सामने बहुत कमजोर है। कितना कमजोर है? 10⁻36 टाइम वीकर है, यानी कि डिवाइड बाय 10⁻36। या यू में से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻36, लगभग उतना मल्टीपल ज्यादा है। अंडरस्टूड? पक्का? लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, अ स्मॉल क्वेश्चन।
give the comparison between gravitational forces and electrostatic forces. Okay, so you have to write this similarity as well as differences. अगला टॉपिक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. A very very nice concept, a very simple concept as well. बहुत simple concept है. मैं थोड़ा पेज ऐड कर लेता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, एंड आफ्टर दैट तुम यहाँ से उसको बड़े आराम से, बड़े ही शिद्दत से पढ़ सकते हो. चलेगा? एंड नाउ लेट्स सी दैट. देखो बच्चों, तुमने अगर कभी सुना होगा तो एक गेम है जिसका नाम है WWE का, एक रंबल ऐसा कुछ तो है, मुझे पता नहीं, लेकिन होता है ऐसे है ना, उसमें एक रिंग होती है. इस रिंग के अंदर पहला अकेला एक बंदा जाता है, चैलेंज करता है शायद, और आई डोंट नो क्या करता है एग्जैक्टली. फिर कोई तो भागता भागता आता है, फिर इन दोनों की कुश्ती होती है आपस में. फिर थोड़ी देर के बाद भागता भागता तीसरा आता है, फिर इन तीनों की कुश्ती होती है. ये जो पहला आता है, देखो ये पहला और दूसरा जो था ना, ये सिर्फ एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन जब तीसरा आता है तो तीनों एक दूसरे को मारते रहते हैं. तीसरे को जीतने के लिए पहले और दूसरे दोनों को हराना जरूरी है. पहले को जीतने के लिए दूसरे और तीसरे दोनों को हराना जरूरी है. दूसरे को भी जीतने के लिए पहला और तीसरा दोनों को हराना पड़ता है. थोड़ी देर के बाद इस रिंग में चौथा भी आ जाता है. चौथा आता है तो चौथे को जीतने के लिए यू हैव टू डिफीट ऑल द थ्री. वो तीनों को पीटता है पकड़ पकड़ के. समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चौथा आने की वजह से पहला दूसरे से अचानक थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा उसमें उसके प्रति थोड़ा सा क्या बोलते अपन, हाँ थोड़ा सा मतलब क्या बोलते, थोड़ा उसके लिए थोड़ी दया दिखाए, ऐसा कुछ नहीं होता. वो ये नहीं सोचता कि यार अभी चौथा आया है तो बेचारे दूसरे को मारेगा, मैं उसको मारता नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एनीवे उसको जीतना है तो वो सबको पीटेगा. किसी के आने या ना आने से, मतलब जो पहला दूसरे को जो पीट रहा था स्टार्टिंग से लेके, या उसके प्रति उसके माइंड में जो भाव था कि इसको तो मुझे हराना ही हराना है, वो बाकी के लोगों के आने या ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है. वो आते भी तो फिर भी वो उतना ही पटकेगा, क्योंकि एनीवे उसको हराना है, और ना भी आते तो फिर भी उतना. लेकिन ये सारे, पांचवा आएगा तो कॉमन सेंस है, क्या होगा, वो पहले चारों को पीटेगा और चारों भी उसको पीटेंगे, क्योंकि जीतेगा तो एक ही. समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. अबे हाँ या ना? कल उठ के अगर मान लो कहीं पे ऐसा कंपटीशन लगे कि जहाँ पे एक ही बंदे को रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो जितने भी कॉम्पिटिटर है, and they are again going to apply whatever may be repulsive force or what they want to do with each other. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये चार्जेस के लिए भी होता है. इमेजिन करो, यू हैव मेनी चार्जेस. से यू हैव अ चार्ज से Q1 हियर, अनदर चार्ज से Q2 हियर, अनदर चार्ज से Q3 हियर, सम चार्ज से Q4 हियर, and you can extend this up to say n charges से Qn is also here. Okay. अब अपन पहले बात करते हैं सपोज 1 की, देन वी विल जनरलाइज दिस फॉर्मूला. पहले 1 की बात करते हैं. इस 1 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों? या मान लो ये सारे लाइक चार्जेस है तो रिपल करेंगे, वट एवर मे बी, बट देयर इज अ फोर्स बिटवीन दिस टू. इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, राइट? मैं उस फोर्स को नाम रखता हूं F12, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2. According to the formula, it will be 1 upon 4 pi epsilon 0 k into बोलो Q1 Q2 divided by R square into इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो यहाँ पे तुम पोजीशन वेक्टर जो बुक में उन्होंने दिया है वैसे भी लिखी तो फिर भी चलेगी. वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, इन लोगों ने लिख के रखे हैं तो अपन भी फॉलो करते हैं. तो दिस इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1. ठीक है? 2 के हिसाब से 1 कहाँ पे था? फोर्स कौन लगा रहा है इसके ऊपर? 1 के ऊपर 2 लगा रहा है. ओके. अब क्या 1 के ऊपर 3 भी फोर्स लगाएगा? सर जी लगाएगा, पक्का लगाएगा, जरूर लगाएगा. कितना फोर्स लगाएगा? 1 के ऊपर तीसरे ने लगाया हुआ फोर्स पूछ रहा हूं मैं. बाय द वे, जो R का स्क्वायर है, ये R कौन सा R है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2. तो लेट मी राइट इट विद द सिंबल 1 and 2. डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 का स्क्वायर. चलेगा? अगला फोर्स बताओ ना मुझे, किसके बीच का फोर्स? 1 और 3, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon 0 k. अगर एयर में या वैक्यूम में रखे तो K1 लिखना है, इसको याद रखना. ठीक है बच्चों? इनटू बोलो, फोर्स किसके बीच में है? 1 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 and 3. क्या आएगा? 1 and 3 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. लेकिन R कौन सा होगा? 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस. और इसलिए मैं क्या जो है यूनिट वेक्टर वो भी लिखता हूँ
1 to 3, 1 से लेके 3 तक ज्वाइन करने वाला, चलेगा? क्या तुम्हारे अच्छे खासे दिमाग से मुझे 1 के ऊपर 4th कितना फोर्स लगा रहा है वो बता सकते हो? परफेक्ट। तो ये इन दोनों के बीच का फोर्स, व्हाट विल बी दैट वैल्यू अगेन? 1 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0 k. If it is vacuum, I will simply say k is 1, okay, into q1 and q4. फोर्स किसके बीच में? 1 और 4 के बीच में, तो वही दो चार्जेस आएंगे, डिवाइडेड बाय r14 का स्क्वायर। डिस्टेंस भी उन्हीं दो के बीच का रहेगा और यूनिट वेक्टर भी उन्हीं दो के बीच का रहेगा, चलेगा बच्चों? अब अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए मैं 4 ही चार्जेस मानूं, तो मुझे बताओ टोटल फर्स्ट चार्ज को कितने लोगों ने पीटा? टोटल जो तुम्हारा फर्स्ट चार्ज है इसके ऊपर कितने लोगों ने फोर्स लगाया? 3 लोगों ने फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स है बच्चों टोटल फोर्स चार्ज, फर्स्ट के ऊपर का फोर्स? तुम बोलोगे सर फर्स्ट को सेकंड ने भी पीटा, प्लस फर्स्ट को थर्ड ने भी पीटा, सर फर्स्ट को फोर्थ ने भी पीटा। अगर आगे भी होता तो ऐसे ही पीटते रहते, बराबर ना? अब ये सबका एडिशन करना है तुम्हें, इन सब वैल्यू का एडिशन। कैन यू सी? इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉमन इन ऑल, तो मैं इसको डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लूँ इसी स्टेप में, तो तुम में से किसी बच्चे को हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? ब्रेन अटैक आना चाहिए वैसे तुम्हारी एज में, बोल बेटा। हाँ है, लेकिन उसको जानबूझ के अंदर ही रखते हैं हम लोग। और अगर तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो Q1 भी बाहर निकाल लिया, ओके। बुक में निकाला होगा तो निकालो, नहीं निकाला है तो वो अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं, वो थोड़ा जज करने के लिए सिंपल जाता है ना अंदर, ठीक है? नहीं निकाला है ना, ठीक है, चलो अपन भी नहीं निकालते फिर। हाँ, बुक वालों का सम्मान करना चाहिए ना अपन थोड़ा सा। ये बाहर निकाल लिया, कौन बचा इधर? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर बिटवीन देम, बरोबर? चलो 2 के लिए बताओ बच्चों, 2 वाले का बताओ, 2 वाले का बताओ, 2 का हो गया, 3 का बताओ, हम बोलो। 1 और 3 डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर यूनिट वेक्टर बिटवीन देम। अगला वाला बताओ, अगला वाला बताओ, अगला वाला बताओ। फर्स्ट और फोर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर इंटू R14। चलेगा बेटा? आस्था असं तू लक्ष नाही देणार तर मी काय करू शकतो सांग बरं? तुला वाटतं की मी काही करू शकतो त्या केसमध्ये? हे अवघड आहे का? काहीच नाही आहे, लक्षच नहीं देना कसं होणार? ये समझा तुमको? कोई डाउट है इसमें? अगर मान लो ये जोड़ी या जो चार्जेस की है मैं बदल लूँ, एक चार्ज को मैंने Q1 लिखा, एक चार्ज को मैंने Q2 लिखा, एक चार्ज को मैंने Q3 लिखा, Q4 लिखा, करते 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 मैंने Qn लिया, और इसके फील्ड में बाहर से एक चार्ज लिया मैंने से Q, तो क्या तुम इसके इस सिचुएशन के लिए इस फॉर्मूले को लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? क्या होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। इन डिस्टेंस को तुम सिंपली R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको Rn लिख सकते हो, ओके? यस, Rn चलेगा? क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इस सिस्टम के लिए? सेम फॉर्मूला है, नथिंग एल्स, खाली सिंबल थोड़े बदले हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम खुद कर लो, ओके? जो फॉर्मूला अभी हमने जो पढ़ा, जो टॉपिक हमने पढ़ा, उसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा चीज़। पहले जैसे मैंने तुमको ये 1 2 3 के लिए एक्सप्लेन किया और उनके बीच का फोर्स दिखाया, वैसे ही किया है। लेटर ऑन ये हम लोगों ने थोड़ा जनरलाइज कर लिया है, ठीक है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ये? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट when a numbers of charges are interacting, the resultant force on a particular charge is given by vector sum of the force extended by individual charge. किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर लगने वाला फोर्स सब फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे अकाउंट में लेनी पड़ती है, राइट बच्चों? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कंसिडर नंबर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस से Q1 Q2 Q3 kept at a point say A1 A2 A3 as shown in figure. The force exerted on charge Q1 by 2 Q2 is F12 bar. The value of F12 bar is calculated
एंड बाय एंड इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। बाकी के चार्ज नहीं है ऐसा हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो मैंने तो वैल्यू सेपरेट निकाल के दी थी आपको। F12 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इफ इट इज सम मीडिया, अदरवाइज सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। याद है तुमको बच्चों? और ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद कॉमन निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला ये मिला था, राइट? Similarly, we can find F13, F14, etc. etc. one at a time using the Coulomb's law. Total force F1 on charge Q1 is the vector sum of all such charges. सबका ये वेक्टर सम है, करेक्ट बच्चों? तो 1 के ऊपर 2 ने कितना फोर्स लगाया, 3 ने कितना, 4 ने कितना, सिंप्लीफाई करके अपना आंसर इतना आया। दिख रहा है आपको? हमने 3 टर्म लिखे थे, उन्होंने 2 ही टर्म लिखे हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किधर बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3। अच्छा, यहाँ पे Q3 चाहिए था, सही है, अच्छे पकड़े हो, बरोबर, याद रखोगे इसको। अच्छा, सेम करेक्शन तुम्हारी नोट्स जो तुम्हारे पास है, जो तुम ऑलरेडी लिखे गए उसमें भी है, तो क्या तुम ये गलती वहाँ पे दोहराओगे? ओके, और उसमें जो भी गलतियाँ मिलती है मुझे बता दो ताकि मैं उसको प्यूरिफाई करता रहूँ। वेयर R21, R31 इट इज़ देयर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू Q1 फ्रॉम Q2, Q3 एक्सेट्रा। ओके, और ये जो है तुम्हारे आर दी डिस्टेंस बिटवीन इन चार्जेस के बीच का। चलेगा बच्चों? इसको जनरलाइज किया, एक चार्ज हमने Q लिया और उसके ऊपर सारे Q1, Q2, Q3, Qn फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे माना तो क्या होगा? ओके, लेट देयर बी n पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। द फोर्स यहाँ पे बीच में डॉट डॉट होने चाहिए बच्चों, ठीक है? द फोर्स F एक्सर्टेड बाय दी चार्जेस ऑन अ टेस्ट चार्ज से Q0, यू में से Q0 और सिंपली Q कैन बी रिटर्न यूजिंग दी समेशन ऑफ नोटेशन एज फॉलोज। सबसे पहले तो सब फोर्स की एडिशन होगी, और ये जो है तुम्हारे सामने दिख रहा है ये फॉर्मूला कैसे लिखा, कुछ नहीं है, ऊपर के फॉर्मूले से तुम इसको समझ सकते हो। देखो ये फार्मूला जो लिखा है उसमें तुमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पे भी कॉमन बाहर निकाला, फिर अंदर जो बचा है वो सम है। किसका सम है? अभी समेशन का सिंबल कैसे देते हैं या कैसे लिखते हैं खूब तुमको ये पता है। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसी भी चीज़ को समेशन के फॉर्म में। पहले तुमको देखना है कि जिनका तुम सम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम इन चीज़ों का सम कर रहे हो, कैन यू सी, ये चीज़ प्लस ये चीज़, ऐसे आगे भी और भी आएंगे, उनमें कौन सी चीज़ टर्म टू टर्म बदल रही है और कौन सी चीज़ टर्म टू टर्म सेम है। जो चीज़ टर्म टू टर्म सेम है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q1 है, दोनों जगह पे Q सेम है, यहाँ पे जो R है वो सेम है, ऊपर का Q सेम है, तो यहाँ पे सब जगह पे Q0 सब जगह पे आएगा। फिर एक जगह पे Q1, देखो ना, ये समझो कि यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रहा था, Q1 के ऊपर लग रहा था, तो Q1 सब में आता। अभी हमने लिखा है ना, किधर गया वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था, अगले पेज पे क्या? हाँ ये देखो अपने फॉर्मूले में देखो, चलो यहाँ से बताओ मुझे। तो दिस इज इक्वल टू, सपोज अगर मैं इसको लिखने को बोलता तो कैसे लिखते? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर समेशन के फॉर्म में लिखो। समेशन देखो इसका सम है, इसका सम है, सारे टर्म दिख रहे हैं, इन सब टर्म का क्या है बच्चों? सम है। इन टर्म के बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन है, यानी कि इन सारे टर्म का सम है। जो चीज़ें सेम है उनको एज इट इज लिख लो। Q1 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 सब जगह पे Q1 है, Q1 लिखा। Q2 Q3 Q4, इसमें Q सेम है, 2 3 4 बदल रहा है, ठीक है? नीचे देखो R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर, सब जगह पे R स्क्वायर है, R स्क्वायर भी लिख लिया। R कैप R कैप R कैप वो भी सेम है, R कैप लिख लिया। जो सेम है उसको मैंने एज इट इज लिखा। कैन यू सी दिस? जो बदल रहा है उनकी जगह पे सिंबल लो। इनफैक्ट यहाँ पे भी देखो 1 है 1 है 1 है, तो इवन 1 भी सेम ही है, तो उसको भी एज इट इज लिखा। बदल क्या रहा है बच्चों? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। कैन यू सी दिस? वो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो इस केस में जो बदल रहा है उसको मैं लिखता हूँ, सपोज आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी आए, 1 और आई दोनों भी आएंगे ना। 1 बदल नहीं रहा है लेकिन आई बदल रहा है। कैन यू सी दिस? जो बदल रहा है पहले जगह पे वो 2 2 है, दूसरे ब्रैकेट में वो 3 3 है, तीसरे ब्रैकेट में या तीसरे टर्म में वो 4 4 है। तो मैंने इन जनरल उसको क्या लिया? आस्था झोपाळे झोपा काढण्यासाठी क्लासमध्ये येते का? आय,
और फिर बताओ आई की जो वैल्यू है वो रन कर रही है यहाँ पे 2 से लेके मान लो n तक, या फिर अगर मैं 4 ही चार्ज लेता तो 2 से लेके 4 तक। तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब यही अगर मैं फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने ऊपर लिखा है, मैं आपको बोलूँ कि बेटा इसको Q0 के लिए लिखो, तो पहले तो मुझे पूरा डिटेल फार्मूला बताने की कोशिश करो। चलो, और डिटेल फार्मूला बताने के बाद इसको समेशन नोटेशन में लिखो। पहले मेरे को डिटेल फार्मूला बता ही दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टोटल फोर्स को मैं F लिखता हूं इज इक्वल टू, बाहर क्या कॉमन आएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इफ मीडिया अदरवाइज सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। चार्ज कौन है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, Q0, कौन लगा रहा है, Q1, डिवाइडेड बाय कौन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, प्लस फिर चार्ज Q0, फोर्स कौन लगा रहा है, Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 लिखा है खाली, उसका स्क्वायर इंटू R2 कैप। फिर Q0 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q3 डिवाइडेड बाय व्हाट, R3 का स्क्वायर इंटू कौन, R3 का कैप। और ऐसा कब तक चलेगा, nth नंबर के चार्ज तक चलेगा। अब इस चीज को सिंबलिक फॉर्म में लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करते, समेशन एज इट इज। जो चीजें तीनों जगह पे सेम दिख रही है वो एज इट इज लिखो। क्या सब जगह पे Q0 है, हाँ। क्या सब जगह पे Q है, हाँ। क्या सब जगह पे R का स्क्वायर है, हाँ। क्या सब जगह पे R का कैप है, हाँ। बदला क्या, यहाँ पे 1 1 1, तो इन जनरल में उसको बोलता हूँ I। फिर वही क्या हो गया 2 2 2, फिर वही क्या हो गया 3 3 3, लास्ट में वही क्या होगा n। तो आप बोलोगे कि I जो है 1 से शुरुआत करेगा n तक जाएगा। सो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस। नाउ दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट कभी कभी हम लोग उसमें गलतियां कर देते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब तुम इसमें कोई गलती नहीं करने वाले, चलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जिसको हम कल पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक भी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कल से हम लोग एक रूल बनाने वाले हैं, सारे बच्चों को ये रूल बता दो। रूल एकदम सिंपल है,